नेक्स्ट है अपना हीट ऑफ कंबक्शन, कंबशन। फिर होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। फिर होता है अपना बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे बेसिकली ये चार जो हैं, होते तो काफ़ी हैं बट ये चार आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली अब हम जो है इसमें से एक करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। हम पढ़ेंगे आज क्या, तो हम पढ़ेंगे आज हीट ऑफ फॉर्मेशन। ओह माय गॉड, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो बेसिकली आज हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर डालेंगे। चलिए तो इसी बात पे जय श्री राधे। पढ़ते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं डेल्टा एच से, इसी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। तो इसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं, यानी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। इसीलिए इसे हम डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऐसे डिनोट करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन को। ये हो सकता है एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, दोनों हो सकता है, यानी कि इट मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये चाहे तो एंडोथर्मिक हो सकता है या फिर एक्सोथर्मिक हो सकता है, ठीक है। तो अमाउंट ये होता क्या है, तो बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और इवॉल्व्ड बाय द फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, उसे कहते हैं हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर बुकिश लैंग्वेज में बोलूँ तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और इन्वॉल्व वन मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, एंड द रिएक्टेंट आर इन इट्स naturally stable state, product is produced from its element which are naturally stable। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखे रहना। क्या है ये, नेचुरली स्टेबल, नेचुरली स्टेबल होने चाहिए ये तुम्हारे, ठीक है। नेचुरली स्टेबल होंगे तो इसी कारण से क्या हो जाएगा कि ये एक हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। तो बेसिकली अब मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स के चार्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम देखेंगे व्हाट वी विल सी कि स्टेबल एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, अनस्टेबल एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, और बेसिकली बस। तो बेसिकली यहाँ पे देखूँ, अगर ये देखो ये हो गया अपना, ये टेबल बन गया बढ़िया सा। चलो अब लिखते हैं हम इसमें यहाँ पे ये अपनी एलिमेंट है, ये अपना स्टेबल फॉर्म है इसका, स्टेबल एलिमेंट, और यहाँ पे कुछ अनस्टेबल एलिमेंट है, अनस्टेबल एलिमेंट है। जैसे कि अगर मैं कार्बन लिख दूँ, ठीक है, तो कार्बन स्टेबल सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कार्बन स्टेबल सॉलिड फॉर्म में होता है। कार्बन स्टेबल ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट फॉर्म में होता है। अगर स्टेबल लिख दूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड अनस्टेबल होता है, कार्बन डायमंड का जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और वगैरह वगैरह अनस्टेबल होते हैं। सल्फ़र के बारे में अगर लिख दें तो सल्फ़र जो है वो रोम्बस सल्फ़र जो होता है, रोम्बिक सल्फ़र, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। वहीं अपना सल्फ़र मोनो यानी मोनो सल्फ़र जो होता है वो अपना अनस्टेबल होता है बेसिकली। वहीं अगर मैं फॉस्फोरस लिख दूं तो फॉस्फोरस में रेड फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। वहीं ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक एंड वाइट, ये जो होती हैं ना फॉस्फोरस, ये होती हैं अपनी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। बस ये फॉस्फोरस के जैसे ही अब ऑक्सीजन लिख डालते हैं तो ऑक्सीजन में हमें O2 तो मिलेगा स्टेबल फॉर्म में, लेकिन O3 वगैरह स्टेबल नहीं होते हैं, O भी स्टेबल नहीं होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। तो भाई हाइड्रोजन का क्या ही कहना है, दिस इज़ द फादर ऑफ ऑल एलिमेंट। पूरी ब्रह्मांड हाइड्रोजन से बनी है। हाइड्रोजन का H2 फॉर्म में ये स्टेबल होता है,
वहीं एच वगैरह फॉर्म वगैरह में नहीं स्टेबल होता है। अब बात करते हैं मेटल्स जो होती हैं, वो मेटल्स जो होती हैं वो अपनी मेटल सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होती है एक्सेप्ट Hg जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। बात करें अगर किसके बारे में, तो ब्रोमीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये होती है अपनी लिक्विड फॉर्म में, ये Br2 के फॉर्म में स्टेबल होती है। आयोडीन जो होता है वो होता है अपना आयोडीन I2 के फॉर्म में, सॉलिड जब होती हैं तब स्टेबल होता है। तो बेसिकली ये सब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, हमने देख लिया। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे नहीं डिपेंड करता, और ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये भी एक स्टेटमेंट कि हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे नहीं डिपेंड करता कि जैसे कि कोई भी अगर मैं एक रिएक्शन लिख दूँ और उसका जो भी वैल्यू आ जाए उसमें, ठीक है, मान लो ठीक है आ गया, प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू आ जाए, अब उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कार्बन लिख दूँ सॉलिड फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन लिख दूँ गैस फॉर्म में, तो ये दोनों स्टेबल हैं। अब यहाँ से ये बन गया CO2, ये भी गैस बन गया, प्लस कुछ डेल्टा H आ गया, और यहाँ पे बताओ क्या ये स्टेबल है? स्टेबल है। क्या ये स्टेबल है? स्टेबल है। अब जब ये स्टेबल है तो यहाँ पे डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट, H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा HF, ये कह सकते हैं। हेयर हीट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू द हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF। वैसे कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो क्या बताऊं, कार्बन डायमंड है ये, प्लस ऑक्सीजन। अब भाई कार्बन तो है भाई अपना फॉर्म में और ऑक्सीजन भी स्टेबल फॉर्म में है, तो बताओ क्या ये CO2 गैस बन गया मान लो। अब ये आप बताओ कि यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा HF, ये होगा कि नहीं होगा? तो बेसिकली हमने अभी भी देखा है कि अनस्टेबल में कार्बन डायमंड आता है, तो बेसिकली ये एक अनस्टेबल हो गया, देयरफॉर इट इज़ नॉट इक्वल। वहीं अगर एक और एग्जांपल देख लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, ये हो जाएगा। तो ये बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल होता है क्या? नहीं होता है, तो डेल्टा HR इज नॉट इक्वल टू डेल्टा HF। वैसे अब देख लेते हैं तो H2 प्लस हाफ O2 ये बना देता है क्या? H2O। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पे ये भी जो है डेल्टा HR जो है वो क्या है, स्टेबल है कि नहीं? स्टेबल है, तो ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा HF के। ठीक है, वैसे ही काफ़ी एग्जांपल्स हो जाते हैं अपने, कितने हम एग्जांपल देखे हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगर नो कंडीशन इज गिवन देन द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। जब कोई भी कंडीशन नहीं दी जाती तो जो वैल्यू होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन की वो कंसिडर की जाती है एज अ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझो बात को, समझने की कोशिश करो कि अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि भाई साहब क्या बना, कैसे बना, तो जो वैल्यू होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन की यानी डेल्टा HF की जो वैल्यू होती है इसे हम कंसिडर करते हैं एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड हीट ऑफ डेल्टा HF की जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के हो जाती है। और ये याद रखना डेल्टा HF नॉट बदल जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड आ गया। तो एंड दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि स्टैंडर्ड हमेशा ज़ीरो होता है। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं, अगर no condition is given then the value of heat of formation delta Hg is considered as standard heat of formation. Standard heat of formation of all element which are naturally stable taken to be zero. जो standard heat of formation होगा हर element का उसे हम
ज़ीरो मानेंगे। अब ठीक है, हम ज़ीरो तो मान लेंगे। तो क्या हम कब किसी कंपाउंड का भी मानेंगे? नहीं, कंपाउंड का नहीं मानेंगे। यहाँ पे हमें साफ लिखा हुआ है एलिमेंट की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स का जो कि नेचुरली स्टेबल होते हैं, इनको हम ज़ीरो मानते हैं। तो डेल्टा एच एफ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। राइट द फॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ H2SO2 and CH3OH C2H5OH NaOH HNO3। हमें फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना है बेसिकली, और बताना है कि क्या डेल्टा एच आर जो है वो इक्वल है डेल्टा एच एफ के, यानी डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन और नॉट। तो बेसिकली हमें क्या क्या दे रखा है? तो हमें दे रखा है H2O SO2 CH3OH C2H5OH NaOH एटसेट्रा। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले अगर मैं H2O लिख दूँ तो हमें इसका स्टेबल फॉर्म में पहले इसके एलिमेंट्स को लिखना है। तो जैसे ये हो जाएगा अपना H2 प्लस हाफ O2। अब ये बताओ ये स्टेबल फॉर्म में है तो डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच आर। वैसे ही एक और करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा NaOH। तो ये Na सॉलिड फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन 1/2 O2 हो जाएगा प्लस 1/2 H2 हो जाएगा। यहाँ पे भी डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच आर हो जाएगा। बस ये दे रखा है HNO3। तो बेसिकली यहाँ पे 1/2 H2 प्लस 1/2 N2 प्लस 3 है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 O2 हो जाएगा इज इक्वल टू HNO3। यहाँ पे भी डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच आर आ जाएगा। तो बेसिकली यही बताना था। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर पहला क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि 5 किलो जूल heat released when 1 gram of rhombic sulfur is oxidized with oxygen, then heat of formation of SO2 will। देखो 5 किलो जूल जो है ना वो हीट रिलीज़ हो रही है जब 1 ग्राम सल्फ़र जो है ना, कौन सा, रोम्बिक सल्फ़र, वो जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बॉन्ड कर बना रहा है SO2। तो ये बड़ा 1 ग्राम अभी सल्फ़र बस रिएक्ट कर रहा है। तो अगर 1 मोल हमें बनाना है SO2, उसके लिए हमें 1 मोल ऑफ सल्फ़र लेना पड़ेगा, और 1 मोल ऑफ सल्फ़र बराबर 32 ग्राम होता है। तो यहाँ से 5 × 32 का डालेंगे तो यहाँ से 160 आ जाएगा। समझे क्या? चलो एक और देखते हैं। कह रहा है कि गिवन 1 ग्राम ऑफ नहीं सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन H2 + Cl2 gives 2 HCl gas, delta H is -120 kJ, देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl विल बी। तो बेसिकली यहाँ पे 2 HCl का दे रखा है डेल्टा H, ये है -120 kJ। तो ये बताओ एक HCl के लिए क्या हो जाएगा? ये क्या 60 kJ होगा क्या? बात सब यही हो जाएगा। बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, इफ हीट और फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन, देन हीट ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा एच आर हीट ऑफ रिएक्शन विल बी। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दिया है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? तो इसके एप्लीकेशंस पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ़ हीट ऑफ फॉर्मेशन of all the reactant and product are given, then heat of reaction delta HR will, जब सभी वैल्यू दी हैं तो हमें देखो डेल्टा एच आर या फिर एच एफ जो भी बोल लो इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंथैल्पी या फिर हीट ऑफ प्रोडक्ट एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस का डालो इंटीग्रेशन यानी समेशन ऑफ हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा आ गया है और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि दे रखा है कि N1A प्लस N2B बना रहा है M1C प्लस M2D। तो यहाँ पे दे रखा है कि डेल्टा H F यानी डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट x किलो कैलोरी है। मान लो कि डेल्टा H जो है वो x है, x कैलोरी, x कैल पर मोल। वहीं ये दे रखा है अपना y कैल पर मोल, ये दे रखा है अपना x y z होता है ना, z कैल पर मोल, और ये दे रखा अपना m कैल पर कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो बेसिकली ये है, अगर तुम्हें निकालना है हीट ऑफ रिएक्शन तो बेसिकली ये देखो, ये N1 मोल है, हीट ऑफ रिएक्शन ये आया है, तो हीट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, ये बताओ, क्या यहाँ पे मोल इंटू N1 होगा क्या, यानी जो भी तुम्हारा x आया है उसको मल्टीप्लाई ज़रूर होगा। तो जैसे मैं सबसे पहले प्रोडक्ट का कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट का करूँ तो आई विल गेट व्हाट इज़ N1, प्रोडक्ट का हो जाएगा N1 इंटू Z है, प्लस कर देंगे M2 इंटू क्या हो जाएगा ये XYZ M है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो N1 इंटू X या N2 इंटू Y, इनको ऐड करेंगे। अब दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। अगर बात करें क्या हो जाएगा कि हाइयर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट फार्मूला मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा हीट ऑफ प्रोडक्ट होगा, जितना ज़्यादा ये नेगेटिव हीट निकलेगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पक्का क्वेश्चन लगाएंगे।